नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आत्मनिर्भर भारत के बारे में है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये जो टॉपिक है ये प्रीलिम्स और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू दोनों के तरफ से इम्पॉर्टेंट है। तो पहले हम इस प्रोग्राम के बारे में जानते हैं कि ये प्रोग्राम क्यों लॉन्च किया गया था और इस प्रोग्राम के क्या क्या फीचर्स हैं। तो ये प्रोग्राम का जो बैकग्राउंड है वो ये है कि अभी हमें पता है कि देश में कोविड-19 के क्राइसिस चल रहे हैं और उसकी वजह से सारे जो बिजनेसेस हैं या फिर इकॉनमी है वो एक तरह से शट डाउन कर चुकी है, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल ओवर द ग्लोब। तो जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने ये जो कोविड-19 की क्राइसिस है उसको एक तरह से रुकावट ना मान के इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज़ करने के लिए जो है ये प्रोग्राम को लॉन्च किया है। उन्होंने जो है आत्मनिर्भर भारत में लोकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया है और उन्होंने जो है बोला है कि जो ये आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम है इससे हम जो है अपने देश के जो लोकल कल्चर है या लोकल आर्टी क्राफ्ट्स हैं उनको प्रमोट करेंगे। जिस तरह से ऑल ओवर द ग्लोब ब्रांड्स होते हैं उसी तरह इंडिया का भी ब्रांड प्रमोट किया जाएगा। अब थोड़ा सा इस प्रोग्राम के बारे में इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से जान लेते हैं। बेसिकली 20 लाख करोड़ का पैकेज जो है वो अनाउंस किया गया है आत्मनिर्भर भारत के अंडर, जो कि ये जो 20 लाख करोड़ है ये 10% हमारे इंडिया का जीडीपी जो है वो फॉर्म करता है। बेसिकली ये जो पूरा 20 लाख करोड़ है या 10% ऑफ जीडीपी है इसको अनाउंस करने का जो मोटिव है वो इकॉनमी सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भरता लेने के लिए बनाया गया है। जो ये पैकेज है ये लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉज के ऊपर फोकस करेगा। ये जो है बहुत सारे सेक्शंस को जो है उनको कवर करेगा, जैसे कि एमएसएमई हो गया, लेबरर्स हो गया, मिडिल क्लास हो गया, इंडस्ट्रीज़ हो गया। इन सब जो सेक्शंस को है इनको डिफरेंट तरीके से ये कवर करेगा। ये जो पैकेज है ये जो पुअर सेक्शन है उसको भी एम्पावर करने के लिए फोकस करेगा, लेबरर्स के लिए, माइग्रेंट्स के लिए, जो कि बोथ ऑर्गेनाइज्ड या अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम करते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि आत्मनिर्भर भारत या फिर सेल्फ रिलायंट इंडिया मिशन का जो है वो ऑब्जेक्टिव क्या है। बेसिकली आत्मनिर्भर भारत का जो है ऑब्जेक्टिव ये है कि इंपोर्ट पे जो हमारी डिपेंडेंसी है उसको कम किया जाए, उसको काटा जाए। और ये कैसे किया जाएगा, जब हम जो चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं उनको हम लोग अपने ही डोमेस्टिक मार्केट में प्रोड्यूस करेंगे और जो प्रोडक्ट है वो सेफ्टी कंप्लायंस से और क्वालिटी कंप्लायंस से जो भी इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं उनसे कॉम्पीट करता हुआ होना चाहिए। अब आपको इसमें जो है एक जो चीज़ है वो ये है कि सेल्फ रिलायंस का मतलब कहीं प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी से रिलेटेड तो नहीं है। तो देखिए जो सेल्फ रिलायंस पॉलिसी है या मिशन है दैट इज़ नाइदर सिग्निफाइज एनी एक्सक्लूशनरी और आइसोलेशनिस्ट स्ट्रैटेजी। मतलब वो ये नहीं कह रहा है कि हमें आइसोलेट हो जाना है या एक्सक्लूसिवली सिर्फ डोमेस्टिक सर्विसेज के ऊपर ही काम देना है, बट इट इन्वॉल्व्स द क्रिएशन ऑफ हेल्पिंग हैंड टू द होल वर्ल्ड। अब आप देखिए रिसेंटली क्या हुआ है कि हमें ये पता चला है इस कोविड-19 क्राइसिस के टाइम पे कि हम लोग बहुत ज़्यादा चाइना पे डिपेंडेंट हैं अपने रॉ मटेरियल के लिए, चाहे वो एपीआईज़ हों चाहे वो पीपी किट्स हों। तो इसमें बेसिकली सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भरता की तरफ ध्यान दिया गया है और उन्होंने बोला है कि जो चीज़ें हैं वो अपने डोमेस्टिक मार्केट में बनाई जाएंगी, बट जो चीज़ें बनाई जा रही हैं वो पूरे वर्ल्ड को एक हेल्पिंग हैंड की तरह काम करेगी। द मिशन फोकसेस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रमोटिंग द लोकल प्रोडक्ट्स। जो मिशन है वो बेसिकली उसका जो फोकस है वो लोकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए है। ये जो मिशन है इसको 2 फेजेस में कैरी आउट किया जाएगा। फर्स्ट फेज़ में जो है इसका जो फोकस होगा वो मेडिकल, टेक्सटाइल्स की तरफ, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक और टॉयज़ की तरफ होगा। और दूसरा जो फेज़ है वहाँ पे जो सेमी प्रेशियस मेटल्स हैं, स्टील्स हैं और फार्मा हैं उनकी तरफ जो है इसका फोकस होगा। अब जो आत्मनिर्भर भारत है उनके क्या क्या पिलर्स हैं या क्या क्या उनके रोड मैप्स हैं जिन पे जो है काम किया जाएगा।
फर्स्ट जो है वो इकॉनमी है, जो फर्स्ट पिलर है दैट इज़ इकॉनमी। सेकंड पिलर जो है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। थर्ड पिलर जो है वो है सिस्टम। फोर्थ पिलर डेमोग्राफी है और फिफ्थ पिलर जो है डिमांड है। बेसिकली जो आत्मनिर्भर भारत है उसके बारे में हमने बैकग्राउंड में पढ़ लिया है कि 20 लाख करोड़ का पैकेज जो है वो अनाउंस किया गया है, दैट फॉर्म्स 10% ऑफ द जीडीपी ऑफ कंट्री। जो फोकस है वो लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉस की तरफ होगा। बेसिकली जो आत्मनिर्भर भारत है वो लेबरर्स के, मिडिल क्लास और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ या एमएसएमई इंडस्ट्रीज़ जो हैं उन पे उनका फोकस होगा। अब जो है ये रिफॉर्म्स जो है, क्या क्या रिफॉर्म्स इनकी वजह से लाए जाएंगे। बेसिकली ये जो है सप्लाई चेन रिफॉर्म्स लाएंगी एग्रीकल्चर में। टैक्स सिस्टम जो है उसको और एफिशिएंट बनाया जाएगा। जो लॉज हैं उनको सिंपल तरीके से और क्लियर तरीके से जो है वो बनाया जाएगा। और ह्यूमन रिसोर्सेज को है कैपेबल किया जाएगा, मतलब डेमोग्राफी जो है उसको एफिशिएंट बनाया जाएगा और फाइनेंशियल सिस्टम जो है उसको स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा। अब जो है ये थोड़ा सा डिटेल में है। जो द हिंदू की एक क्लिप थी जिसमें जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे उन्होंने डिफरेंट पिलर्स ऑफ सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भर भारत के बारे में बताया था, और ये आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट जो है जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं हमारे निर्मला सीतारमण, उन्होंने बताया था कि किस तरह से इस पैकेज को किन किन पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। तो 3 लाख करोड़ का जो इमरजेंसी क्रेडिट है एमएसएमई सेक्टर को दिया जाएगा, और ये जो क्रेडिट जो दिया जा रहा है ये कोलेट्रल फ्री है, मतलब आपको कुछ भी गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी एज अ सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं है उनको। जो है गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट्स में 200 करोड़ का जो है सिर्फ डोमेस्टिक फर्म्स जो हैं वो बिड कर सकती हैं। और जो पीपीएफ का जो डिडक्शन था वो पहले 24% होता था सैलरी का, अब जो है वो गवर्नमेंट ने 3 महीने के लिए वो 20% कर दिया है, ताकि जो लोगों के हाथ में इनकम जो हो वो ज़्यादा हो, और उसकी वजह से क्या होगा, स्पेंडिंग इंक्रीज़ करेगी, और स्पेंडिंग इंक्रीज़ करने से क्या होता है कि जो डिमांड है मार्केट में वो रिवाइव करती है। और जो हमारे पीएसयूज़ हैं, पावर पीएसयूज़, उनको 90,000 करोड़ का जो पैकेज है वो दिया गया है। और फाइनेंशियल सेक्टर जो है उसमें 45,000 करोड़ का जो पार्शियल क्रेडिट गारंटी है वो एनबीएफसीज़ को दिया गया है। और 30,000 करोड़ का जो स्पेशल लिक्विडिटी पैकेज है वो माइक्रो फाइनेंस और हाउसिंग फाइनेंस फर्म्स को और एनबीएफसीज़ को दिया गया है। अब जो ये पैकेज गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है 20 लाख करोड़ का, इसमें जो प्रीवियसली आरबीआई ने अनाउंसमेंट किए थे वो भी इंक्लूडेड है। तो अभी हम देख लेते हैं कि प्रीवियसली आरबीआई ने क्या क्या अनाउंस किया था। जो ये अमाउंट है पैकेज की 20 लाख करोड़ की, उसमें जो ऑलरेडी आरबीआई ने मेजर्स जो हैं लिए थे वो भी इंक्लूडेड हैं, और जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है उसके भी जो इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेजेस थे वो भी इंक्लूडेड हैं। तो जो पहले ही गवर्नमेंट ने या पहले ही आरबीआई ने 1.7 करोड़ का जो फर्स्ट फिस्कल रिलीफ पैकेज अनाउंस किया था वो है, और 5.6 या 5 लाख या 6 लाख करोड़ के बीच में जो आरबीआई ने अनाउंसमेंट किए थे वो भी है। तो रिसेंटली जो अनाउंसमेंट हुई है उसमें सिर्फ 12 लाख करोड़ का पैकेज जो है वो अनाउंस किया गया है, जबकि 40% जो है वो प्रीवियसली आरबीआई और सेंटर ने जो मिलके अनाउंस किया था वो पहले ही अनाउंस हो चुका है। मतलब जो भी पूरा पैकेज अभी अनाउंस हुआ है उसमें आरबीआई के और सेंटर के ऑलरेडी 40% अनाउंसमेंट जो हैं वो इंक्लूडेड हैं, और जो अभी अनाउंस किया गया है दैट इज़ ओनली द 60% ऑफ द अनाउंस्ड पैकेज। जो ये पैकेज है इसमें जो है जो गवर्नमेंट जो स्पेंड करेगी वो डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होगा, या फिर वेजेस की फॉर्म में दिया जाएगा, मतलब वो डायरेक्ट लोगों को में दिया जाएगा ताकि उससे लोगों की स्पेंडिंग इंक्रीज़ करे। और जो बाकी आरबीआई का है वो क्रेडिट की टर्म्स में होगा, मतलब लोन्स की फॉर्म में होगा। जो हमारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है उसको जो अनाउंस किया गया था उसमें जो है 50 लाख जो अनाउंस किए गए थे वो पर पर्सन डॉक्टर्स को या मेडिकल वर्कर्स को जो भी कोविड-19 से लड़ रहे हैं उनके लिए इंश्योरेंस कवर की फॉर्म में दिया गया था। 80 करोड़ जो पुअर लोग हैं जो नेशनल फूड सिक्योरिटी के अंडर आते हैं उनको 5 किलो चावल या फिर गेहूं और 1 किलो पल्सेस इन एडिशन देने की बात की गई थी। जो मनरेगा के वेजेस हैं उनको 182 से 202 पर डे के हिसाब से अनाउंस कर दिया गया है। जनधन अकाउंट होल्डर्स जो भी वुमेन हैं
बेसिकली स्पेसिफिकली जो वुमेन हैं उनको 500 रुपये हर महीने देने की बात की गई थी नेक्स्ट 3 महीने के लिए, और 1000 रुपये जो सीनियर सिटीजन्स हैं, डिसेबल्ड हैं और विडोज़ हैं उनको देने की बात की गई है, और ये भी 3 महीने के लिए ही है। इसके अलावा फैमिलीज़ को फ्री सिलेंडर्स दिए गए हैं, ऐसी फैमिलीज़ जो बिलो पॉवर्टी लाइन है। और जो है गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट्स को ये निर्देश दिए हैं कि वो कंस्ट्रक्शन वेलफेयर फ़ंड जो है उसको यूज़ कर सकते हैं जो भी रजिस्टर्ड वर्कर्स हैं उनको रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए। अब देखते हैं इस पैकेज का जो है वो इम्पैक्ट क्या है। तो पहले हम देखते हैं कि प्राइमरी सेक्टर पे इस पैकेज का क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखिए इस तरह से जो है ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। तो इस प्राइमरी सेक्टर से क्या होगा कि हम लोग वैसे ही बात करें कि लोकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है, तो इस पर्टिकुलर पैकेज के कारण हम वन नेशन वन मार्केट के जो ऑब्जेक्टिव हैं उसको फुलफ़िल कर सकते हैं, और इंडिया जो है वो एक फूड फैक्ट्री जो बन के जो है वो निखर के आ सकता है। और इसमें रूरल इकॉनमी को सेल्फ सस्टेनेबल बनाने की कोशिश की गई है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर आप देखे जाए तो जो कल्चर रॉ फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, या फिर जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं वो रॉ फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, वो रूरल एरियाज़ में एग्जिस्ट करते हैं। तो इस तरह से सेल्फ सस्टेनेबल बनाने की ज़रूरत है। अगर आप रूरल इकॉनमी को सेल्फ सस्टेनेबल बना सकें तो आप जो है देश की फाउंडेशन जो है उसको स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। और जो मनरेगा में जो 40,000 करोड़ का इन्फ्यूजन किया गया है वो इसलिए किया गया है ताकि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं या जो भी ऐसे लोग हैं जो डेली वेजेस हैं उनके हाथों में पैसा आए और उनको डिप्रीवेशन का सामना ना करना पड़े और देश में डिमांड बनी रहे। अब देखते हैं इसका सेकेंडरी सेक्टर पे क्या प्रभाव है। तो 3 लाख करोड़ का जो कोलेट्रल फ्री लोन फैसिलिटी है वो एमएसएमई सेक्टर के लिए अनाउंस की गई है। वो भी ऐसे सेक्टर्स के लिए, क्योंकि हमें पता है कि एमएसएमई सेक्टर्स ऐसे सेक्टर्स हैं जो लोन्स पे रिलाय करते हैं, और अगर उनके प्रोडक्शन नहीं हो रही है तो उनसे प्रोडक्शन ना होने के कारण वो शट डाउन भी कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने 3 लाख करोड़ का पैकेज जो है क्रेडिट कोलेट्रल फ्री लोन जो है वो एमएसएमई के लिए अनाउंस किया गया है, ताकि जो भी फाइनेंशियली स्टाफ्ड सेक्टर्स हैं, मतलब ऐसे सेक्टर्स जिनको फाइनेंस की ज़रूरत है, वो बंद ना हो जाए ड्यू टू दिस इकोनॉमिक स्लो डाउन। ऑल्सो ये जो एमएसएमई सेक्टर है उनको रिवाइव करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो एमएसएमई सेक्टर है वो सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर है इंडिया में। ये जो सेक्टर है ये लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, मतलब इसकी वजह से काफ़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है इंडिया में, और बेसिकली इनको सपोर्ट करना और मतलब एक मल्टी प्रॉन्ज अप्रोच है, जिसके कारण आप जो है प्रोडक्शन, डिमांड और जो एम्प्लॉयमेंट है उनको आप मेंटेन करके रख सकते हैं। और नेक्स्ट जो है वो टर्शरी सेक्टर के बारे में देखते हैं। तो गवर्नमेंट ने जो है उन्होंने एक बैलेंस्ड अप्रोच जो है वो अपनाई है इस सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए। जो अभी पीएम ई विद्या प्रोग्राम है जिसमें जो है डिजिटल ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी पूरे देश में, ताकि जो अभी हमें पता है स्कूल शट डाउन हो रखे हैं तो एक उसकी वजह से एजुकेशन जो है वो हैम्पर ना करे, और पब्लिक एक्सपेंडिचर किया जाएगा हेल्थ पे, ताकि ग्रास रूट जो हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं उनको रिवैम्प किया जाए, और रूरल एरियाज़ में भी जो हेल्थ सेक्टर है उसको उसकी क्वालिटी को इस इंक्रीज़ किया जाए। अब देखते हैं कि इस प्रोग्राम का थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं जो हमारे लिए मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब तक जो भी हमने डिस्कस किया वो सिर्फ फैक्ट्स थे और सिर्फ हमारे पास क्वांटिटेटिव टर्म्स थी जिनकी टर्म्स में अभी तक हमने बात की है, जो अभी तक हमें सब कुछ पता था। अब थोड़ा इसका एनालिसिस किया जाए इस प्रोग्राम का, तो एक तरफ हमें पता है कि इसकी वजह से हमें डोमेस्टिक मार्केट जो है वो रिवाइव हो सकती है और उसकी वजह से हमारे लोकल प्रोडक्ट्स हैं वो प्रमोट हो सकते हैं। बट आरबीआई ने जो पैकेज अनाउंस हुआ है उसमें आरबीआई का भी शेयर है और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी शेयर है। तो हम लोग ये देखते हैं कि आरबीआई का शेयर जो है उससे क्या फ़र्क पड़ेगा इसमें। तो आरबीआई बेसिकली जो लोन्स दे जो पैकेज अनाउंस हुआ है उसमें जो आरबीआई का शेयर है वो बेसिकली लोन्स की फॉर्म में होगा। तो जो लोन्स की फॉर्म में जो है उससे क्या होता है कि आप इन्वेस्टमेंट तो इंक्रीज़ कर रहे हो बट उसकी वजह से स्पेंडिंग जो है लोगों की वो इंक्रीज़ नहीं करती है, और अगर स्पेंडिंग इंक्रीज़ ना करे तो डिमांड इंक्रीज़ नहीं होती है, तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो बेसिकली जो है अगर इकॉनमी में क्राइसिस आ जाए या
बैंकिंग सेक्टर में क्राइसिस आ जाए, तो ये जो बैंकिंग सेक्टर की जो मनी है जो लोन्स की फॉर्म में इस पैकेज में अनाउंस की गई है, तो आरबीआई इसको दोबारा सक इन कर लेता है और ये इस फॉर्म में नहीं रहती है। तो उसकी वजह से क्या है कि जो हमारी इकॉनमी है वो स्टिमुलेट नहीं करती है। जो गवर्नमेंट डायरेक्ट एक्सपेंडिचर करती है उसको सब्सिडी की फॉर्म में या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की फॉर्म में या सैलरीज़ की फॉर्म में वो डायरेक्ट हाथों में पहुंचती है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ सैलरीज और इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडीज़। तो वो डायरेक्टली उनके पहुंचती है, तो उससे क्या होता है कि इकॉनमी रिवाइव करती है, क्योंकि डिमांड रिवाइव करी है इकॉनमी में। अब देखते हैं कि चैलेंजेस क्या हैं इससे रिलेटेड। जो चैलेंजेस हैं वो ये हैं कि लिक्विडिटी से रिलेटेड जो चैलेंजेस हैं कि वही जो आरबीआई प्रोवाइड करेगा और गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, तो उसकी वजह से क्या है कि अगर कभी फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं तो जो आरबीआई के द्वारा अनाउंस किया गया मनी है वो कभी इकॉनमी में नहीं जा पाएगा और सिर्फ लोगों की स्पेंडिंग इंक्रीज़ कर जाएगी। और उसकी वजह से क्या होगा, जब स्पेंडिंग इंक्रीज़ कर जाएगी और मार्केट में उस चीज़ की सप्लाई नहीं है, मतलब सप्लाई कम है, लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा है, तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन क्रिएट होता है मार्केट में। इसकी वजह से जो है वो ये भी है कि लैक ऑफ डिमांड। अब लोगों को जब चीज़ें नहीं मिलेंगी तो वो उसकी वजह से डिमांड जो है वो डिक्रीज़ करेगी, ठीक है। और इससे जो है वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस भी नहीं किए जा सकते, क्योंकि हॉलिस्टिकली हमने उस चीज़ को कवर नहीं किया होगा या डिफरेंट सेक्टर्स को हमने हॉलिस्टिकली कवर नहीं किया होगा। तो उसकी वजह से क्या होगा कि अगर हमने कुछ भी चीज़ बनाई है तो हम अगर उसको ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं या कहीं और नहीं दे पा रहे हैं, तो उसकी वजह से फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस में जो है वो कमी रहेगी। और बेसिकली मोबिलाइजेशन ऑफ फाइनेंसेस, बेसिकली जो गवर्नमेंट के फाइनेंसेस हैं वो डिसइन्वेस्टमेंट पे रिलाई करते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि हमें पता है कि इस टाइम पे बहुत सारे जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो कर्ज़े में हैं या डेप्ट लेडन है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि डिसइन्वेस्टमेंट भी नहीं हो पाएगी, तो गवर्नमेंट के जो फाइनेंशियल्स है वो कहाँ से मोबिलाइज करेगी। तो ये डिफरेंट चैलेंजेस है जो एसोसिएटेड हैं इससे। तो अब क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए हमें, तो स्टेप्स जो लेने हैं वो डिमांड को इन्हांस करना है। और डिमांड को इन्हांस कैसे करेंगे, जब हम लोगों के हाथ में पैसा देंगे और साइमल्टेनियसली हम इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं कंपनीज़ में। और इन्वेस्टमेंट इस तरह से होनी चाहिए कि उसके लिए कुछ टर्म्स नहीं होने चाहिए, कंडीशंस नहीं होने चाहिए। और ऐसे सेक्टर्स को रिवाइव करना चाहिए जिनका पोटेंशियल ज़्यादा है या जिनको हेल्प करने से डिमांड इंक्रीज़ हो सकती है मार्केट में। बेसिकली हमें मार्केट सर्वे करने की ज़रूरत है, जिससे हमें ये पता चले कि इस क्राइसिस के टाइम पे जो लोग हैं वो बहुत जुडिशली अपने पैसे को खर्च कर रहे हैं, तो कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग अपने पैसे खर्च कर रहे हैं, तो ऐसे सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा पैसे लगाने की ज़रूरत है। और मोबिलाइजिंग फाइनेंसेस, अब हम फाइनेंस कहाँ से मोबिलाइज़ करेंगे, हमने पीछे चैलेंजेस में पढ़ा कि अभी डिसइन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर जहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट जो जिनकी वजह से होता है या जो उस चीज़ में मेन प्लेयर्स हैं, तो अगर डिसइन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है तो फाइनेंसेस कहाँ से मोबिलाइज़ करेंगे। तो ये फाइनेंसेस जो हैं ये मोबिलाइज़ किए जा सकते हैं हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से, ठीक है। तो हमें अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि हमारे फाइनेंसेस जो है वो मोबिलाइज़ कर सके, और जब हमें ज़रूरत पड़े तो आरबीआई जो है वो फॉरेन करेंसी को मार्केट में उतार सके और इकॉनमी को फिर से रिवाइव कर सके। और थर्ड स्टेप जो है वो हॉलिस्टिक रिफॉर्म्स का है। जो पीछे हमने पढ़ा फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस में जो लैकनेस है, उसके लिए हमें हॉलिस्टिक रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। मतलब हमें हर एक सेक्टर को एक इंटीग्रेटेड वे से देखने की ज़रूरत है, ना कि एक इंडिविजुअल परसेप्शन से देखने की ज़रूरत है। तो इस तरह से हम जो है इकॉनमी को रिवाइव कर सकते हैं और इस आत्मनिर्भर प्रोग्राम को जो है हम लोग सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो ये जो था वो आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में था। तो नेक्स्ट जो है हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर।